Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about direct and inverse proportion. This chapter is from your 8 Mathematics NCERT. In the previous lecture we already learned about the direct proportion. In this lecture we learn about the inverse proportion. Okay, direct proportion क्या होता है? If there are the two values, okay, और ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दिस वैल्यू सेकेंड वैल्यू से, मतलब इफ एक्स इज इंक्रीज तो वाई भी यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड इफ एक्स इज इंक्रीज, यहाँ पर जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर हमें उसे लर्न करना है। ओके, यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। समटाइम्स एग्जाम्पल्स मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स, तो नंबर ऑफ डेज जो है वर्क कंप्लीट होने के लिए वो कम लग जाता है, करेक्ट। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हमने डेली लाइफ में से लिए थे। तो आज हम देख रहे हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो और एक बात थी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जो यहाँ पर वैल्यूज़ है वो क्या होते हैं, उनका रेशियो यहाँ पर कांस्टेंट होता है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में देखिए, two quantities may change in a such a manner that if one quantity increases the other quantity decreases and vice versa। मतलब अगर यहाँ पर एक क्वांटिटी जो है इंक्रीज हो गई, जैसे कि यहाँ पर x है एंड यहाँ पर y है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इफ़ आई वैल्यू x की वैल्यू अगर इंक्रीज करता हो तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो अगर मुझे यहाँ पर इक्वल टू का साइन देना है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई विथ यहाँ पर के करना पड़ेगा, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू से मुझे यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आई कैन इक्वेट बोथ द वैल्यू। तो स्टूडेंट्स देखिए, देन आफ्टर दैट इफ़ आई के की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी तो एक्स मल्टीप्लाई विथ वाई यहाँ पर आ जाएगा। तो वहाँ पर क्या था? वहाँ पर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के था, करेक्ट ना। तो ये के क्या है? एक्स मल्टीप्लाई विथ वाई क्या है? आइए उसे हमें लर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेज, time taken to finish the job decreases. Similarly, if we increase the speed, the time taken to cover a given distance is decreases, correct है। To understand this, let us look into the following situation. Jahida can go to her school in 4 different ways. She can walk, run, cycle or go by car. Study the following table। देखिए, स्पीड है वॉकिंग में 3 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन है 30 मिनट्स, रनिंग से जाती है तो यहाँ पर उसका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। देन टाइम टेकन यहाँ पर 15 लगता है, मतलब इससे हाफ लग रहा है। अगर वो साइकिल से जाती है तो 10 मिनट्स में पहुँच जाती है। अगर बाय कार से जाती है 45 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है, तो वहाँ पर ओनली 2 मिनट्स में पहुँच जाती है, ठीक है, करेक्ट। मतलब यहाँ पर 1 × 2 किया, यहाँ पर 1 × 3, यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाई किया 1/3 1/2 से, यहाँ पर 1/3 से, यहाँ पर 1/15 से, ओके। एंड यहाँ पर देखिए ये ट्वाइस हो रहा है, देन यहाँ पर थ्राइस हो रहा है, देन मल्टीप्लाई विथ 15 टाइम्स, करेक्ट, यस। तो स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दैट एज द स्पीड इंक्रीजेस टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस डिक्रीजेस। तो पिछले वाले कंडीशन में क्या हो रहा था? तो एक सिचुएशन में अगर वो वैल्यू इंक्रीज हुई तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू वो भी क्या हो जाती थी? इंक्रीज हो जाती थी। बट यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। एज जहीदा डबल्स हर स्पीड बाय रनिंग, टाइम रिड्यूस हाफ। मतलब वो अगर ट्वाइस कर रही है उसका स्पीड तो उसका टाइम कैसा लग रहा है? यहाँ पर हाफ हो रहा है, मतलब आधा लग रहा है। As she increases her speed to 3 times by cycling, time decreases by to the 1/3। मतलब 1/3 यहाँ पर टाइम हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमने देखा था ना, देखिए यहाँ पर अगर ये ट्वाइस हो रहा है तो ये हाफ लग रहा है, अगर ये थ्राइस लग रहा है तो यहाँ पर 1/3 टाइम लग रहा है, करेक्ट, यस। So similarly, as she increases her speed to 15 times, time decreases to 1/15th। So, or in the other words, the ratio by which time decreases is inverse of the ratio by which the corresponding speed increases। So, can we say that speed and time change inversely in proportion? क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं? ओके, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्पीड एंड टाइम क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक वैल्यू बढ़ रही है तो उसके करस्पॉन्डिंगली सेकेंड वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। ओके, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज रेसिप्रोकल। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर? इज इट्स रेसिप्रोकल। Thus, half is the inverse of 2 and vice versa. Note 2 multiply with half, half multiply with 2, we get 1. Yes, तो ये क्या है? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मतलब रेसिप्रोकल है। Yes, correct. Let us consider another example.
A school wants to spend 6,000 rupees on mathematics textbooks. How many books could be bought at rupees 40 each? Clearly 150 books can be bought, correct? Yes, यहाँ पर हम अगर 40 से डिवाइड करते तो 150 हमें मिलेगा. So if the price of the textbook is more than 40 rupees, then the number of books which could be purchased with the same amount of money will be less than 150. एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल. देखिए यहाँ पर एक टेबल है, दिख रहा है यहाँ पर. देखिए 40 है तो यहाँ पर 150, यहाँ पर 50 तो 120, 60, 100, 75, 80, 80, 75 एंड 100, यहाँ पर 60. सो वॉट यू ऑब्जर्व, यू विल अप्रिशिएट दैट एज द प्राइस ऑफ द बुक्स इंक्रीजेज. अगर यहाँ पर बुक की प्राइस इंक्रीज हो रही है, सो नंबर ऑफ द बुक्स दैट कैन बी बॉट यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट रहेगा. कीपिंग द फंड कॉन्स्टेंट, yes, it will decreases. So ratio by which the price of the books increases when going from 40 to 50 is a 4:5, and the ratio by which corresponding number of books decreases from 150 to 120 is 5:4. मतलब यहाँ पर इनवर्सली है, करेक्ट. दिस मीन्स दैट टू रेशियोज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, करेक्ट. देखिए यहाँ पर ये 4:5 है तो ये 5:4 है, मतलब ये दोनों क्या इनवर्स है. सो नोटिस दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द टू क्वांटिटीज इज कांस्टेंट, दैट इज 40 multiplied with 150 is equal to 50 multiplied with 120 is equal to, we get 6,000. Yeah, correct. So if we represent the price of one book as x and the number of books bought as y, then as x increases y decreases and y versa. मतलब x की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई रिमेन्स कांस्टेंट. देखिए अगर आप यहाँ पर इन सभी का प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब ये वाले वैल्यू का प्रोडक्ट निकालिए, इसका प्रोडक्ट निकालिए, इसका प्रोडक्ट निकालिए, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, सभी का प्रोडक्ट आपको सेम ही मिलेगा. ज़रा करके देखिए प्रोडक्ट, ज़रा निकाल के देखिए जरा क्या आ रहा है. देखो जरा आपको यहाँ पर 6,000 मिल रहा है क्या, देखो जरा सभी का प्रोडक्ट वेरीफाई करो जल्दी से. नोटबुक लीजिए, 40 मल्टीप्लाई विद 150 करिए, 50 मल्टीप्लाई विद 120 करिए, सभी का प्रोडक्ट निकालिए और देखिए वेरीफाई करना है आपको. यस, जल्दी से जल्दी नोटबुक निकालिए और इसे वेरीफाई करिए, ठीक है. सो दस two quantities x and y are said to vary in inverse proportion if there exist a relation of the type xy is equal to k between them, k being constant. k यहाँ पर constant होता है तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 हो जाएगा. मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट. तो यहाँ पर अगर आपको ये वैल्यू दी नहीं है तो क्या आप यहाँ पर इसे फाइंड आउट कर सकते हो. येस, 40 मल्टीप्लाई विद 150 इज इक्वल टू, अगर हम इसे x2 माना तो 50, नहीं सॉरी यहाँ पर इसे y2 मानना पड़ेगा, ये x2 होगा तो ठीक है, तो ये y2, तो 50 मल्टीप्लाई विद y2. निकालिए y2 की वैल्यू, देखिए कितना आती है. तो y2 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई विद 150 अपॉन 50, 0 0 गेट कैंसिल, 5 1 जा 5 3 जा 3 4 जा 12 एंड 0 120 आ रहा है. येस, तो स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई कर, फर्स्ट आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन का टाइप्स कौन सा है, क्या ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है. अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो सडनली सेकंड वैल्यू डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, आपको आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट. ओके, व्हेन यू एनालाइज दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन, सो जस्ट आपको क्या करना है ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो क्राइटेरिया है उसका कि यहाँ पर इनका प्रोडक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट यहाँ पर कांस्टेंट होता है, बट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो कांस्टेंट होता है. ओके, ये बात भूलनी नहीं है. ओके, सो इफ y1 एंड y2 आर द वैल्यूज ऑफ y corresponding to the values x and x2 of a x respectively, then x1 and y1 is equal to x2 y2 और x1 upon x2 is equal to y2 upon y1. वहाँ पर क्या था, x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 था, ठीक है. yes, so we say that x and y are in the inverse proportion. Hence, in this example, cost of a book and number of books purchased in a fixed amount are inversely proportional. Similarly, speed of a vehicle and the time taken to cover a fixed distance changes in inverse proportion. Think of more such examples of pairs of quantities that vary in inverse proportion. You may now have a look at the furniture arranging problem stated in the introductory part of this chapter. So here is the activity for better understanding of the inverse proportion. देखिए, let us consider some examples where we use concept of inverse proportion. When
two quantities x and y are in the direct proportion or very directly, they are also written x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. ओके, मतलब यहाँ पर x, यहाँ पर ये सिंबल है, इसे अल्फा भी कहा जाता है, बट आपको यहाँ पर उसे ध्यान में नहीं रखना है. आपको क्या करना है, जस्ट बोलना है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ y. ठीक है. Then when two quantities x and y are in the inverse proportion, they are also written as x is inversely proportional with 1 upon y. Okay, ये ऐसे हम लिखते हैं. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे ही लिख के बताया दिया था. ठीक है ना, स्टार्टिंग में आपको लग रहा हो ये क्या लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी समझ में आ गया. यहाँ पर इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, वाई भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पर एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वाई यहाँ पर डिक्रीज ही होगा ना, ऑब्वियसली डिक्रीज होने वाला, बिकॉज ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है. देखिए कोई भी वैल्यू निकाली है, अगर आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई, आप देखिए स्टूडेंट आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, सम वैल्यूज वहाँ पर इंसर्ट करनी है. सो अगर आप यहाँ पर एनी वैल्यू अगर आप इंसर्ट करती हो तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा आसानी से. करेक्ट ना? यस. ठीक है, चलो एग्जाम्पल है 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minutes. 6 पाइप है, वो लगते हैं यहाँ पर टैंक को 1 hour and 20 minutes में पूरा भरने के लिए. सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज. अभी मुझे बताओ, अगर यहाँ पर पाइप मैंने 5 यूज़ किए हैं तो टाइम जो है ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा ना, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर एक पाइप कम कर रहा हूँ तो टाइम तो यहाँ पर ज़्यादा लगेगा फिल होने के लिए. सो दैट्स वाई इट्स अ विच टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट्स अ इनवर्स प्रोपोर्शनल क्वेश्चन. लेट द डिजायर्ड टाइम टू फिल द टैंक बी x minutes. Thus we have the following table. Number of pipes is equal to 6 and 5 times यहाँ पर 80 and x है. So lesser the number of pipes, more will be the time required by fill the tanks. So this is the case of inverse proportion. तो यहाँ पर क्या होता है, x1 multiply with y1 is equal to x2 multiply with y2. So 80 multiply with 6 and x multiply with 5. तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 को यहाँ पर भेज दीजिए. 5 1 जा 5 1 जा 5 6 जा 16 6 जा 96. So we get x is equal to 96. Thus time taken to fill the tank by 5 pipes is 96 minutes or 1 hour 36 minutes. अभी इसे कैसे निकालना है, 96 को 1 hour and 36 में कैसे निकालना है, तो 96 माइनस 60 हो जाता है 6 एंड यहाँ पर 336 हो जाता है. तो स्टूडेंट्स 1 hour and 36 minutes यहाँ पर हमें मिला. यस, तो क्या हम यहाँ पर 96 को 60 + 36 लिख सकते हैं? यस, तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 hour होता है, तो 1 hour एंड ये 60 मिनट्स. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देर आर 100 स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल. फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 days. हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजन्स लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप. ये भी यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा बढ़ रहे तो यहाँ पर अनदर क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी. येस, सो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द इनवर्स प्रोपोर्शन. सपोज the provisions last for y days. When the number of students is 125, we have the following table. Number of students 100 है, then 125. number of days यहाँ पर 20 and y है. So note that more the number of students, the sooner will provisions exhaust. So therefore this is the case of inverse proportion. So that's why 100 multiply with 20 is equal to 125 multiply with y. इनका प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है. सो दैट्स वाई y इज इक्वल टू क्या होगा, 125 को यहाँ पर भेज दीजिए. देन उसके बाद 5 2 जा, देन 5 5 जा, देन यहाँ पर 5 4 जा, 25 1 जा, 25 4 जा, 4 4 जा 16. y इज इक्वल टू वी गेट 16. करेक्ट. तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दस द प्रोविजंस विल लास्ट फॉर 16 days. इज 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द hostel. Alternately, we can write x1 y1 is equal to x2 y2 or x1 upon x2 is equal to y2 upon y1. So x1 as to x2 is equal to y2 as to y1. 100 as to 125 is equal to y as to 20. तो यहाँ पर क्या करना है, y is equal to ये नीचे आ जाएगा. करेक्ट. So 100 multiply with 20 upon 125 is equal to we get 16. Yes. ओके, आप उस तरीके से निकालिए तो इस तरीके से निकालिए, आंसर तो सेम ही मिलने वाला है. ठीक है. Then if
15 workers can build a wall in 48 hours. How many workers will be required to do the same work in 30 hours? ठीक है, अगर यहाँ पर how many workers 30 आवर्स का है, मतलब टाइम यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, 40 आवर्स से टाइम रिड्यूस हो रहा है, तो मुझे वर्कर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे. इसका मतलब ये प्रॉब्लम हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन का. सो लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड टू बिल्ड द वॉल इन 30 आवर्स बी वाई. सो वी हैव द फॉलोइंग टेबल, नंबर ऑफ आवर्स 48 एंड उसका नंबर ऑफ वर्कर्स 15 है, तो 30 का हमने वाई लिया है. ऑब्वियसली मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स फास्टर विल दे build the wall. So the number of hours and number of workers were in the inverse proportion. So that's why 48 multiplied with 15 is equal to 30 multiplied with y. Therefore, if I transpose this 30 to another side, left hand side, so I will get y is equal to 48 multiplied with 15 upon 30. Now see here, 15 ones are, 15 twos are, 2 ones are, 2 twos are, 2 fours are, we get 24 as the answer. So y is equal to, we get 24. So that is the finish the work in 30 hours is equal to is 14 workers are required. 24 workers are required. Okay, how many? 24. So students, what have we discussed? So two quantities x and y said to be direct proportion if they increase together in such a manner that the ratio of their corresponding values remain constant. That is, if x upon y is equal to k, k is the positive number, then x and y are said to vary directly. In such a case, y1 and y2 are the values of y corresponding to the values x1 and x2 of x respectively. Then x1 upon y1 is equal to x2 upon y2, or x1 multiply with y2 is equal to x2 multiply with y1. सही ना? Yes. Then after that, two quantities x and y are said to be in the inverse proportion if an increase in x cause proportional decrease in y and vice versa in such a manner that product of their corresponding values remain constant. That is, if xy is equal to k, then x and y are said to be varying inversely. In this case, if y1 and y2 are the values of y corresponding to the values x1 and x2 of x respectively, then x1 and y1 is equal to x2 and y2, or x1 upon x2 is equal to y2 upon y1. Yes? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.